Hello dear students, I am Govind Lohia, working as an assistant professor in Guru Nanak College of Pharmacy, Nagpur, and welcome to the Solubility of Drugs Part 3 video. Here I am going to cover the ideal solubility parameters. As in each video I am going to say that the entire video preparation is as per the PCI syllabus of B.Pharm 3rd SEM. Not only this, I'm going to say that the video content is definitely helpful for your GPAT and NIPER preparation. In physical pharmacy is really most important topics for your pharmaceutical curriculum, because you can use the apply, or you can going to apply the knowledge in your formulation and development and your further industrial work. So on the very third semester you have to be gone through the solubility of drugs. बहुत सारे किताब मार्केट में अवेलेबल है जिन्होंने आइडियल सोलिबिलिटी पैरामीटर्स शुरू किया और एक या दो लाइन या एक या पैराग्राफ में खत्म कर दिया है ना. दैट आपको आइडियल सोलिबिलिटी पैरामीटर्स का थोड़ा तो भी कंसेप्ट पता होना जरूरी है. हम लोग सीधा चलते हैं आइडियल सोलिबिलिटी पैरामीटर्स के ऊपर. लेट्स स्टार्ट विद द इन प्रीवियस लेक्चर हमने ये कवर किया था मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और फर्स्ट लेक्चर में हमने ये एक छोटा सा पार्ट प्रीवियस लेक्चर में छूट गया था जिसको मुझे लगा कि आपको कवर करना जरूरी है, वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं. अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो वेल एंड गुड, नहीं देखा हो तो पहले उसको देख के, एक आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू हैव टू पेन डाउन और यू हैव टू, ये आपके मार्टिन में नहीं मिलेंगी, ये डायग्राम आपको उसमें बनाना है. ऑन एक्स एक्सिस यू हैव टू टेक अ सॉल्वेंट पोलैरिटी, ऑन वाई एक्सिस यू हैव टू टेक अ सोल्युबिलिटी. एंड अगर हम लोग जाते हैं पोलर ड्रग के साथ तो जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ती है तो आपके ड्रग की सोल्युबिलिटी बढ़ेगी. अगर हम लोग नॉन पोलर के साथ जा रहे हैं तो जैसे जैसे हम लोग पोलैरिटी बढ़ेगी सॉल्वेंट की, वैसे वैसे सोल्युबिलिटी कम होंगी. और दिस वन इज द लास्ट वन इज द सेमी पोलर. शुरुआत में सेमी पोलर के साथ अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ रही है और ड्रग सेमी पोलर है तो सोल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, मगर एक अप टू एक्सटेंट. उसके बाद में आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाओ तो आपकी सोल्युबिलिटी कम होंगी. सो सॉरी, ये मैंने पिछले लेक्चर में ग्राफ नहीं बताया था, ये ग्राफ आप इस लेक्चर से उसमें कवर कर लेना. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. द सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स है ना. तो यहां हमें सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में बात करना है. अगर हम लोग बात करेंगे आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में तो हिल्डब्रांड सर है जिन्होंने बहुत सारा काम किया है सोल्युबिलिटी के ऊपर, और उनके हिसाब से अगर हम लोग ले जाते हैं सोल्युबिलिटी के लिए तो उनका बोलना था कि वंडरवॉल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ना. इट इज टोटली बेस्ड ऑन दी वंडरवॉल फोर्स है ना. यहाँ हिल्डब्रांड सर ने, यही हिल्डब्रांड सर ने एक जगह हम लोग जब बात कर रहे थे ऊपर में, तो वहां हिल्डब्रांड ने कुछ पॉइंट्स रखे थे. जैसे उन्होंने बताया था कि डाइपोल मूवमेंट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, एट द सेम टाइम्स यू हैव टू कंसिडर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये अभी पुराने यानी सेकंड लेक्चर जो था पार्ट 2 उसमें हमने कवर किया था. यहां हम लोग सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में बात करें, और सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट हम लोग बात करेंगे, यानी सॉल्वेंट कैसे आइडियल सॉल्वेंट हो सकता है सोल्युबलाइजेशन के लिए. तो उनका क्या बोलना है यहाँ पर, इट इज द टोटल वंडरवॉल फोर्स हिल्डब्रांड के पैरामीटर्स के हिसाब से. So, according definition of Hildebrand solubility parameter is the solubility parameter is a numerical value that indicate the relative solvency behavior of a specific solvent. तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी है. तो डेफिनेटली हिल्डब्रांड सर का सोल्युबिलिटी पैरामीटर, तो हिल्डब्रांड सर ने एक स्केल दी होंगी और उस स्केल के हिसाब से उस स्केल पे एक न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, और वो न्यूमेरिक वैल्यू बताएगा कि सॉल्वेंट में कितनी सोल्युबिलिटी है, रिलेटिव सॉल्वेंसी बिहेवियर है ना. तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग, द सोल्युबिलिटी पैरामीटर इज अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट इंडिकेट द रिलेटिव सॉल्वेंसी बिहेवियर ऑफ ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट. तो ये यहां तक हम लोग पहुंचे. आगे चलते हैं. इट इज द डिराइव्ड फ्रॉम द कोहेसिव एनर्जी. तो ये कहां से मिलेगा, रिलेटिव सॉल्वेंसी बिहेवियर जो है
और ये न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ से मिलेंगी हमें, तो ये एक कोहेसिव एनर्जी है डेंसिटी, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट विच इन टर्न्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यू है, वंडरवॉल फोर्स पे है, और ये रिलेटिव सॉल्वेंट से बिहेवियर है स्पेसिफिक सॉल्वेंट का, और ये किस पे डिपेंड है, तो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी पे है। बहुत सारे बुक्स ने आपको सीधा कोहेसिव एनर्जी का फॉर्मूला लिख के दे दिया, डोंट गो विद दिस विच, पहले समझ तो लो कोहेसिव एनर्जी कहां से आएंगी, है ना। तो विच इन टर्न्स डिराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर मैं यहाँ पर एक वेपोराइजेशन का कंसेप्ट लूं, तो ये एक बीकर है, इसके अंदर एक सॉल्वेंट है जिसको हमने नीचे से बर्नर लगा के हीट किया। अगर आप देखोगे तो एक टेम्परेचर पे ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इट बिगिंस टू बॉईल, और ये निकलना शुरू हो जाएगा। ये टेम्परेचर से हमें अभी हिल्डब्रांड सोल्युबिलिटीज में लेना देना नहीं है। कौन से टेम्परेचर से, बॉइलिंग टेम्परेचर पे, है ना। हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। चलो मैंने फिर से हीट देना कंटिन्यू किया, बॉईल होने के बाद में क्या होगा, ये सॉल्वेंट जैसे आपको ये नेक्स्ट एनिमेशन में दिख रहा है जीआईएफ में, ये सॉल्वेंट कम कम होते जाएगा, सही है, और एक टाइम आएगा कि पूरा वेपर में खत्म हो जाएगा, है ना। आप एक बार लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो आप इसको कितनी भी हीट दो, इसमें थर्मामीटर है, अगर ये वाटर होगा इसमें थर्मामीटर डालो तो वो 100 डिग्री 101 डिग्री बताएगा, ठीक है। तो 100 डिग्री पे वो बॉईल होना शुरू होगा। आपने हीट कंटिन्यू करी तो आपको क्या लगेगा कि टेम्परेचर 150 जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर 100 ही रहेगा सिस्टम का, सही है। तो ये 100 सिस्टम का टेम्परेचर कब तक रहेगा, जब तक इसमें का पूरा पानी खत्म ना हो जाए, सही है। उसके बाद में आप इसको हीट करोगे तो इसमें का सिस्टम का टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू होगा, कब, जब इसमें का पूरा की पूरा पानी खत्म हो जाएगा, तब वो बीकर में भी रेड हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, है ना। मगर जब तक उसमें पानी है, लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर है, तब तक ये नहीं होगा। तो ये वेपराइजेशन का कंसेप्ट समझ में आया आपको। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन लिक्विड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, द एनर्जी इज एडेड टू द लिक्विड resulting in the increase in the temperature of the liquid, clear है। once the liquid reaches its boiling point, however the further addition of heat, उसके बाद में आप कितना भी heat addition करो, does not cause a further increase in the temperature, सही है। then the energy that whatever the energy is added, ये कहाँ गई, तो ये energy is used to convert this liquid into its vapor form। तो हमको यहां से, so what we have to consider over here, only the when the liquid is completely vaporized, उसके बाद आपकी एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की। so what you have to consider, if we measure the amount of energy in calories, कौन सी amount of energy in calories that was added from the onset of boiling, यानी एक बार लिक्विड बॉइल होना शुरू हो गया उसके बाद, कब तक के, जब तक लिक्विड पूरा खत्म नहीं होता तब तक के। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेपराइजेशन एनर्जी, यानी क्या करेंगे हम लोग यहां पर, जहां पर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एडेड इन अ कैलोरीज दैट वाज एडेड फ्रॉम ऑनसेट ऑफ बॉइलिंग टू द पॉइंट व्हेन ऑल लिक्विड हैज बॉइल्ड अवे, यहां से खत्म हो जाएगा। वी विल हैव डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, किसको, ये वंडरवॉल फोर्स को, क्योंकि ये लिक्विड एक दूसरे के साथ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ है आफ्टर बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद ये वंडरवॉल फोर्स के साथ अटैच है एक दूसरे के साथ, क्लियर। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि इस वे से हमें क्या मिलेगा, कि जो कैलोरी की हीट मिलेगी उससे क्या पता चलेगा, इट इज दी नथिंग बट दी amount of energy required to separate the liquid into gas and thus the amount of van der Waals force that held the molecules together, ये हमें मिल जाएगा। तो लेट्स कम टू द फॉर्मूला। होपफुली मैंने आपको समझाया हमें कहां से लेना है, बॉइलिंग टेम्परेचर के आगे, कब तक लेना है, जब तक उसमें का पूरा लिक्विड कंप्लीटली इवेपोरेट नहीं हो जाता तब तक के, ठीक है। तो यहां हम लोग आते हैं, तो कोहेसिव एनर्जी यानी क्या, क्योंकि ये वंडरवॉल फोर्स, न्यूमेरिक वैल्यू, रिलेटिव सॉल्वेंसी, ये सब कुछ चीजें किससे रिलेटेड हो रही है, कोहेसिव एनर्जी से। सो एक फॉर्मूला बनेगा कोहेसिव एनर्जी का, है ना, C इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस RT V, और उसके हम लोग बोलेंगे VM, ओके।
नाउ अब इसमें C इज नथिंग बट द कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी मिल गई। डेल्टा H इज नथिंग बट व्हाट एवर द हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट के बाद अप टू पूरा कंप्लीट लिक्विड वेपर हो रहा है तब तक के, है ना, तो हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। R इज नथिंग बट द गैस कांस्टेंट, T is nothing but the temperature, absolute temperature, and V is nothing but the molar volume। आपने कितना लिक्विड लिया था, 1 लीटर था, 100 ml था, है ना, तो वो मोलार हम लोग बोलेंगे कि इसके टर्म्स में मोलार वॉल्यूम। अगर 1 लीटर है, 0.1 लीटर है, लाइकवाइज। क्लियर? तो ये एक फॉर्मूला आपको आना जरूरी है। ये फॉर्मूला बुक्स में नहीं दिया है, उन्होंने सीधा शुरू किया हिल्डब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर के साथ। हम लोग ये 3 पॉइंट, अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में वेपोराइजेशन की डायग्राम अगर आप बना पाओ तो ये 2 या 3 पॉइंट वेपोराइजेशन के, एंड देन दिस फॉर्मूला। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। द क्वेश्चन मे बी फॉर 2 मार्क्स कभी कभी, आई एम नॉट श्योर दैट कि आपकी यूनिवर्सिटी में इसको कितना वेटेज दिया जाएगा। क्वेश्चन मे बी फॉर 2 मार्क्स, मे बी फॉर 5 मार्क्स, बट उससे ऊपर नहीं। ओके, नाउ कम टू दी, इन 1936 जॉल हिल्डब्रांड प्रपोज दिस। अब इन्होंने एक इक्वेशन प्रपोज किया, square root of the cohesive energy density as a numerical value indicate the solvency behavior of specific solvent। तो यहां हमने डेफिनेशन दिखा कि सोल्युबिलिटी अब न्यूमेरिक वैल्यू है, रिलेटिव बिहेवियर है ना, सॉल्वेंसी बिहेवियर है, और वो कोहेजिव एनर्जी पे है। अब इन्होंने इक्वेशन बनाया या एक रिलेशनशिप बताया कि स्क्वायर रूट लो आप कोहेजिव एनर्जी डेंसिटी का, वॉट एवर द न्यूमेरिक वैल्यू वहां इंडिकेट होंगी, दैट इज नथिंग बट द सॉल्वेंसी बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट। तो उसका भी एक इक्वेशन देखते हैं, है ना। This is the equation. Delta is nothing but right now solubility parameter is equal to square root of cohesive energy density, and ये इसका फॉर्मूला था हमारे पास, उसका आप निकाल दो। तो ये जो वैल्यू मिलेंगी आपको स्क्वायर रूट उस वैल्यू का, तो हम लोग बोलेंगे ये है हिल्डब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर। ठीक है, द क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय द सिंबल डेल्टा। Now, the term Hildebrand be adopted for solubility parameter units in order to recognize the tremendous contribution given by Dr. Hildebrand has made to the solubility theory। तो ये जो टर्म है ना solubility parameters, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, solubility parameter unit को हिल्डब्रांड, है ना। तो हिल्डब्रांड solubility parameter ये टर्म लगाई है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। चलो आगे चलते हैं। नाउ अगर मैं यहां पर जो वैल्यूज के बारे में बात करें, सो वैल्यूज आर शोन इन बोथ कॉमन फॉर्म विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोहेसिव एनर्जी डेंसिटीज इन कैलोरीज पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि इतना वाटर को इवेपोरेट करने को, कंप्लीट इवेपोरेट करने के लिए इतनी कैलोरीज एनर्जी लगी, तो यू कैन से दैट दिस इज अगेन कोहेसिव एनर्जी। जितना उसका बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, उतना आपको ज्यादा हीट लगाना पड़ेगी, उतनी आपको ज्यादा कैलोरीज लगेंगी। सही है ना। वही अगर आपको हीट करना है अल्कोहल को, इट इज डेफिनेटली अल्कोहल इज हाईली फ्लेमेबल, थोड़ा सा हीट करते वक्त हमको कॉशियसली हीट करना पड़ता है, मगर हीट करना है तो डेफिनेटली अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 68 के बाद में अगर ये जाएगा तो आपको कम हीट लगाना पड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर को थोड़ा कम कोहेसिव एनर्जी है ना। या हम लोग बात करेंगे उनके अंदर कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी थोड़ा लो हो जाएगा। सो ऐसे अगर आगे चलते हैं, एंड द न्यूअर फॉर्म, ये हम लोग हर बार यूज नहीं करते जगह, तो हम लोग अगर उसको यूज करना है तो इन द न्यूअर फॉर्म एसआई यूनिट में हम लोग यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पास्कल। क्लियर, आगे चलते हैं। सो दीज आर द सर्टेन हिल्डब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स। आपको सिर्फ सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स में हमने अभी तक के, अगर आप देखो तो हमने ये वाला पार्ट कवर किया इक्वेशन के साथ। इसके पहले हमने ये देखा है ना, यहाँ वंडरवॉल फोर्स, इसके बाद में वेपोराइजेशन के बारे में, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, फिर हिल्डब्रांड सर का फॉर्मूला, सिंबल। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोग यहाँ पर एसआई यूनिट के बारे में, और कुछ अगर वैल्यूज आपके ध्यान में रहती है तो ये वैल्यूज आप उसमें लिख सकते हो। दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू, दिख रहा है आपको, है ना। ये हिल्डब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर इज नथिंग बट न्यूमेरिक वैल्यू डेल्टा। तो एन पेंटेन के लिए 7, और अगर एसआई यूनिट में बात करें तो 14.4। तो गो विद दिस सिंगल, कोई एक पैरामीटर के साथ जाओ। एसआई यूनिट इज मोस्ट अप्रोप्रिएबल, इट इज एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड, तो हम लोग इसके साथ चलते हैं। एन पेंटेन 14.4 अगर आपको याद रहे तो वेल एंड गुड, मगर वाटर और ग्लिसरॉल का आप याद रख सकते हो, वाटर 48, दैट्स इट। तो वाटर इज 48। तो आप देखो ऊपर से जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो नॉन पोलार से लेके पोलार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हिल्डब्रांड सोल्युबिलिटी पैरामीटर इज मोर फॉर पोलार सॉल्वेंट एंड फॉर नॉन पोलार इट इज लोअर।
क्लियर है? चलो आगे चलते हैं. दिस इज ऑल अबाउट हिल्डब्रांड. नाउ हैंसन सोलिबिलिटी पैरामीटर. दिस इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड 3 कंपोनेंट सिस्टम टू डेट, है ना, अब तक के जो हम लोग बात कर रहे हैं. इन्होंने क्या बोला है कि नो डाउट हिल्डब्रांड सर ने बहुत अच्छा किया है, हम लोग उसमें थोड़ा और पैरामीटर डाल देते हैं तो या 3 कंपोनेंट सिस्टम बना देते हैं तो दैट विल बी मोर एप्लीकेबल वन. एंड उन्होंने उसको 3 कंपोनेंट सिस्टम पे बताया कि दैट इज दिस सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स डिपेंड्स ऑन द 3 कंपोनेंट. एंड वो कौन कौन से है 3 कंपोनेंट्स जिसपे सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं हिल्डब्रांड के, जो उन्होंने क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक वैल्यू दी थी हिल्डब्रांड सर की. तो हैंसन ने बोला कि ये टोटल हिल्डब्रांड वैल्यू 3 पार्ट पे डिपेंड है. जैसे अभी हमने इसके पहले के एग्जांपल में देखा, वाटर का एग्जांपल देखा, वाटर 48 है तो ये 48 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. फर्स्ट वन इज द dispersion force of the dispersion force component, second one is the hydrogen bonding component and third one is the polar component. तो ये 3 component को अगर आप उस टेबल को elaborate कर दो, उस टेबल में डाल दो, it is a complete package. तो ये होगा according to Hansen solubility parameter. उन्होंने हिल्डब्रांड solubility parameter को ही आगे कंटिन्यू किया, but what they said, this is not the only a numeric value, or that numeric value is need to be further divided into 3 components, and these 3 components are nothing but dispersion force component, hydrogen bonding component and polar component. Clear? Now तो इस वजह से उनका फॉर्मूला क्या बना, देखो ये डेल्टा तो ऑलरेडी हिल्डब्रांड सर ने दिया था जो टोटल कंपोनेंट के लिए था. अब इनके हिसाब से ये डिस्पर्शन फोर्स कंपोनेंट प्लस पोलर कंपोनेंट प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा. क्लियर है? चलो तो डिस्पर्शन कंपोनेंट, पोलर कंपोनेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपोनेंट का ये फॉर्मूला आपको लिखना है. वहां पर आपको कोहेसिव एनर्जी का और फिर डेल्टा का फॉर्मूला. क्लियर? आगे चलते हैं. सो इनका भी एक टेबल बन जाता है, हैंसन सोलिबिलिटी पैरामीटर, डिस्पर्शन पैरामीटर, है ना, पोलर कंपोनेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड कंपोनेंट. एंड अगेन अगर हम लोग बात करें वाटर के साथ, डी टोटल वहां हमने देखा था 48 था, अब इस कैलकुलेशन में ये 47.8 आ रहा है, मगर यहाँ पर डिस्पर्शन 15.6 है, पोलर 16 है और हाइड्रोजन 42 है. दैट मीन्स उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट किया है ना. एन पेंटेन भी वहां पे भी हमने देखा था 14.4, यहाँ पर भी हम लोग बात करें 14.5. अगेन एज वी मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, फ्रॉम नॉन पोलर टू पोलर, व्हाट वी आर गोइंग टू से, हैंसन सोलिबिलिटी पैरामीटर आल्सो इंक्रीजेस, है ना. और एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ रही है क्योंकि हम लोग नॉन पोलर से पोलर की तरफ जा रहे हैं. क्लियर? तो ये हो गया कंप्लीट आपका सोलिबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में. सो थैंक यू. डेफिनेटली आपको बहुत सारे किताब में इसका सिर्फ दिया होगा छोटा सा पार्ट, थोड़ा अगर आप इसके एग्जाम्पल्स और कुछ चीजें डालो तो दैट विल गिव डेफिनेटली एड ऑन पॉइंट टू योर आंसर. और ये चीजें आपको कंसेप्चुअलाइज आपको समझने के लिए बहुत आसान रहेंगी, रादर देन सिंपल मगअप द थिंग्स फ्रॉम दी सम बुक्स, है ना. कुछ बुक्स में सीधा सीधा शुरू किया है, तो हम लोग ये 2 पैरामीटर्स के साथ चलते हैं. दैट इज मोर देन इनफ फॉर 2 मार्क्स, है ना. मैं अभी भी आपको बोल नहीं रहा कि ये टेबल आपको मगअप करना है या और कुछ, जितना आपको याद रहे, ध्यान रहे, ओवरलुक करो. अदरवाइज आपको ये तो पैरामीटर्स तो लिखना है, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर 2 मार्क्स. Ideal solubility parameters. So thank you for watching my video again. This is part 3. In next video we are going to see solvation and association and some parts of the factors affecting the solubility. Okay. So thank you once again. Thank you.